Okay, so good morning everyone. Once again, welcome back in social science lecture. So today we will continue with our chapter number 7 of history, education and the British rule. So we have already discussed about the new education policy launched by the British. Now some Indian leaders also played a very important role towards education. So Mahatma Gandhi advocated a new system of education that will relate to the real life situations. Okay, this system visualized a new form of learning as against the conventional educational system, which compartmentalize formal education and real life. जो एजुकेशन चल रहा था उसमें क्या था कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो रियल लाइफ से एकदम अलग था, एकदम या फिर काफ़ी हद तक अलग था। जो रियल लाइफ में सिचुएशन थी वो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, या एजुकेशन सिस्टम लोगों को तैयार नहीं कर पा रहा था, वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। द नई तालीम एम्ड एट ब्रिजिंग दिस गैप। सो जो नई तालीम उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को प्रोपागेट किया या कंसेप्चुलाइज किया, उसमें क्या था, उन्होंने इस गैप को रियल लाइफ और एजुकेशन जो अलग चल रही है उसके गैप को भरने की कोशिश की, and in achieving education through solving problems faced in real life. So उन्होंने ऐसा एक सिस्टम के बारे में बात की जो कि हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फेस करने के काबिल बन जाएं, उनको उनका हमें एक सॉल्यूशन मिले। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नई तालीम। First objective was to provide instruction and training in such branches of learning that would promote a classless and casteless society। इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, ओके, लोगों को, जिससे एक हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो, सोसाइटी डिवाइडेड ना हो, यूनाइटेड हो, इंटीग्रेटेड हो, उसमें किसी तरह की क्लास बेस्ड ना, कास्ट बेस्ड किसी भी तरह की जो है डिवीजन ना हो। का क्लास बेस्ड होता है कि रूलर्स और जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग ना हो। ओके, अमीर गरीब में ज़्यादा फर्क ना हो। कास्टलेस तो आपको पता है कि अलग अलग कास्ट एक दूसरे से जो नफरत करती हैं वो ना हो। सेकंड वाज टू कैरी आउट रिसर्च एंड डिसमिनेट नॉलेज। रिसर्च हो, जो एजुकेशन है उसमें रिसर्च ज़्यादा हो। ओके, और नॉलेज को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, हर किसी तक। टू फंक्शन एज अ सेंटर फॉर एक्सटेंशन वर्क लीडिंग टू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोग जो रूरल एरियाज़ में ही रहते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज़ एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, और यू कैन से इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो द एम ऑफ नई तालीम वाज टू फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ एक्सटेंशन वर्क लीडिंग टू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इस तरह का हमारा सिस्टम तैयार हो काम काज का, जिससे रूरल डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड चलती रहे। सेकंड was टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, अबोर्ड होता है घर। So in 1901, Rabindranath Tagore started a school at Shanti Niketan. Tagore's vision was a world where people exist in perfect harmony with nature. So टैगोर का ये मानना था, या उनका ये सोचना था, उनकी ये विश थी कि एक ऐसा हम सोसाइटी तैयार करें जो कि नेचर के साथ पीस एंड हार्मनी बना के रखे, नेचर से दूर ना जाए। सो इट वाज नेम्ड पथ भावना and started with only 5 students. Open air education, as opposed to being cloistered within the four walls of a classroom, became a reality here.
यहाँ पर इस तरह का सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया शांति निकेतन में कि ओपन एयर एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके खुद अपने हाथ से करके देख जो है वो सीखते थे। वो नेचर के साथ ज़्यादा कंसर्न रहते थे। कोई भी जो उनका स्टडी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, सारा कुछ जो है, जैसे हम डायरेक्ट बुक से रीड कर रहे हैं, दे यूज टू फील इट नेचुरली। ओके, it was a school based on his ideals with the central premise that learning in a natural environment would be more enjoyable एंड फ्रूटफुल। उनका मानना था कि अगर हम नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट्स के साथ खुद करते हुए कुछ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसमें एंजॉयमेंट भी होगी। आफ्टर ही रिसीव द नोबेल प्राइज, द स्कूल was expanded into an international university and renamed as विश्व भारती। तो उनको जो नोबेल प्राइज मिल गया, उसके बाद ये जो था स्कूल एक यूनिवर्सिटी बन गया। ओके, तो इसको विश्व भारती नाम दिया गया। टैगोर एनविजन्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग विच वुड हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट क्या है जो हमारी कंट्रीज हैं, वेस्ट क्या है जो वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, यूरोप एंड अमेरिका एंड कनाडा। तो वो चाहते थे इन दोनों का बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस है इसमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएं एक स्कूल में। द यूनिवर्सिटी एम्बॉडीड दिस प्रिंसिपल, इट हैज़ टू कैंपसेस। और ये जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसके दो कैंपसेस हैं। एक है शांति निकेतन एंड अदर एट श्री निकेतन। श्री निकेतन फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर, और जो श्री निकेतन है ये स्पेशली एग्रीकल्चर, एडल्ट एजुकेशन, विलेज वेलफेयर, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फोकस करता है। द इंडियन नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के आपने बारे में उनके बारे में सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर है। ही वॉज born in शांति निकेतन। इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर हु क्रिश्चियन हिम अमृत्य। अमृत्य नाम उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही प्रोवाइड किया था। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट वन मोर प्रोमिनेंट figure of Indian education and Indian freedom struggle. He was Sir Syed Ahmad Khan. सो सर सैयद अहमद खान ने भी क्या किया, उन्होंने उनको ना जाना जाता है एक तो फ्रीडम फाइटर, दूसरा एक एजुकेशनिस्ट के रूप में भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट उन्होंने की। सो द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 by Sir Syed Ahmad Khan. It marks one of the most important events in education and social history of modern India. इसको एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है इंडिया की जो है सोशल डेवलपमेंट में या एजुकेशनल डेवलपमेंट में। और जो मुस्लिम थे दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर रिलीजियस लिटरेचर एंड दे वर नॉट अवेयर और formal with the Western education system or the current system going on in India. There were madrasas teaching various subjects, but they were more related to the religion. Okay, that's why when Sir Syed Ahmad Khan established the Mohammedan Anglo Oriental College, okay, so it brought a new awakening and awareness among the Indian Muslims. Okay, so nearly 8 years later, when the noted Orientalist Sir Hamilton Gibb looked back at the history of Muslim transition from the medieval to the modern way of life, he characterized this college as the first modernist institution in Islam. The Mohammedan Anglo Oriental College was originally affiliated with the Calcutta University and was transferred to Allahabad University in 1885। So ये पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, बाद में 1885 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन होगी इनकी। It was also around this time that a movement began for the university to stand on its own.
In 1920, the Act of Indian Legislative Council elevated the Mohammedan Anglo-Oriental College to the status of a central university, and it came to be known as Aligarh Muslim University. So 1920 में the Mohammedan Anglo-Oriental College started by Sir Syed Ahmad Khan became the central university with the name of Aligarh Muslim Universities. Section 2, Part 1 of the AMU Act defines the university as the educational institution of their choice established by the Muslims of India. Okay. So today AMU occupies an exalted position among Indian Yes, universities sir. and its contribution to nation building has been tremendous. So अभी आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है इंडिया की. ओके. Now let's see one more case here. Baroda, it's a Baroda. So Maharaj Sayaji Rao III, who ruled Baroda from 1875 to 1939, did much to modernize the city. Under his reign, Baroda witnessed great progress and development in all areas of life. He set up educational institutes and made primary education compulsory. So ये पहले महाराजा थे सियाजी राव थर्ड, बड़ौदा के महाराज जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया और उन्होंने सबके लिए एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कम से कम कंपलसरी कर दी. Okay, he also started a library system to make education accessible to adults. Under his guidance came up the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, which is today the only university in Gujarat which imparts education in English. अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है गुजरात की जो इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी. ड्यूरिंग हिज टाइम मॉडल textile and tile factories were also set up. Today, Baroda or Vadodara, as it is known, is a modern industrial hub on account of the far-sightedness of Sayaji Rao III. वहाँ पे आज जो ये सिटी है बड़ौदा या बदोदरा भी बोलते हैं इसको, वो एक इंडस्ट्रियल हब बन चुकी है. ये सब उनकी जो दूरदर्शिता थी, ओके, उनकी समझ-बूझ थी, जो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया उस टाइम, उसी का आज नतीजा है. So these were few Indian leaders who participated in the development of education in India.